हाँ तो ध्यान देंगे सभी लोग। हम लोग प्रीवियस क्लास में कंट्रोल स्टेटमेंट का डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट तक हो चुका था। आज हम लोग को देखना है लूपिंग स्टेटमेंट। तो ध्यान दीजिए, लूपिंग स्टेटमेंट यहाँ पे सभी लूपिंग स्टेटमेंट का सिंटेक्स बिल्कुल अलग है। सभी लूपिंग स्टेटमेंट का सिंटेक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि लूपिंग का काम होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना। एक ही पर्पस होता है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक बार लूप में जब हम इंटर कर गए तो बाहर हम तभी निकलेंगे जब कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, और जैसा कि और सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा है कि एक बार लूप में इंटर कर गए तो बाहर तभी निकलेंगे जब कंडीशन हमारा फॉल्स होगा। लेकिन बीच में अगर रिक्वायरमेंट है फोर्सफुली टर्मिनेट होना, तो आप अभी तक C++ जावा में ब्रेक कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आपने यूज किया है। ब्रेक कीवर्ड के द्वारा हम लोग लूप से फोर्सफुली क्या हो सकते हैं, टर्मिनेट हो सकते हैं। राइट, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी है, जो हम लोग जंपिंग स्टेटमेंट में उस चीज को देखेंगे। फर्स्ट लूप है यहाँ पे, मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे 4 तरह का लूप है यहाँ पे। लेकिन 4 तरह का लूप में एक जो डू लूप पढ़ेंगे हम लोग, डू लूप का 4 सिंटेक्स यूज होता है। अभी तक आप C++ में फॉर लूप पढ़े हो, व्हाइल लूप पढ़े हो, डू व्हाइल लूप पढ़े हो। राइट, और यहाँ पे जावा में एक और लूप पढ़े हैं आप, फॉर ईच लूप। तो VB.NET में भी फॉर ईच लूप होता है। ठीक है, लेकिन डू व्हाइल लूप का यहाँ पे 4 फॉर्मेट आप देखिएगा, 4 सिंटेक्स देखेंगे। फर्स्ट है तुम्हारा फॉर नेक्स्ट लूप। देखो फॉर लूप में हम लोग क्या लिखते हैं। फॉर लूप में लिखा जाता है फॉर इंडेक्स, यानी इंडेक्स वेरिएबल होगा। इसके बाद तुम स्टार्ट वैल्यू दोगे, टू एंड वैल्यू, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर स्टेप वैल्यू यूज करेंगे। राइट, ठीक है, मतलब एक तरह से रेंज हम लोग स्पेसिफाई करते हैं स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंडिंग वैल्यू तक। ठीक है, अगर लूप चलाना है 1 से लेकर 10 तक तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगा और एंडिंग वैल्यू क्या होगा, 10 होगा। 10। और स्टेप कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज कराने के लिए। स्टेप कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीज कराने के लिए। फॉर लूप बाय डिफॉल्ट 1 से वैल्यू को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। अगर 1 से इंक्रीज कराना है तो स्टेप कीवर्ड हम यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और इसका क्लोजिंग किससे होता है, नेक्स्ट से होता है। नोट में क्लियर लिखा हुआ है स्टेप कीवर्ड इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। स्टेप कीवर्ड इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, फॉर लूप इंक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 ऑटोमेटिकली, 1 से बाय डिफॉल्ट इंक्रीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख कर आपको दिखाता हूँ। सिस्टम हम फॉर्मेट किए हैं इसलिए अभी .NET मैंने इंस्टॉल नहीं किया है। नोटपैड पे लिखो, फास्ट होगा लेकिन जितना फास्ट होना चाहिए, लेकिन हाँ फिर भी काम चलेगा। देखो तो, अगर मुझे एग्जाम्पल फॉर लूप का मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप बताइएगा क्या लिखे हम। ठीक है, मुझे क्या करना है, टू प्रिंट नेचुरल
नेचुरल नंबर अप टू 100। तो देखो कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, और इधर देखो, बात नहीं करो। और i इक्वल टू कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से कहां तक चलेगा, 100 तक चलेगा। और इसमें स्टेप कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं इंक्रीज कराने के लिए। 1 से इंक्रीज कराना है तो स्टेप 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर लूप बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीज करता है। और इसके अंदर तुम प्रिंट लिखो, प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, मैंने क्या, क्यों नहीं करेगा? 1 to 100 कहने का मतलब क्या, 100 इंक्लूडिंग। अगर रोल नंबर 1 से लेके 100 तक बैच का है तो 100 इंक्लूड न रहेगा जी। ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्या 100 एक्सक्लूड करना रहेगा तो -1 कर दोगे, और क्या ऑप्शन है? और कोई तरीका नहीं। ध्यान दो, यहाँ i का वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो i का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है, तो इस रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 4 का बॉडी एक्सिक्यूट करेगा, i का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 1। बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीज करेगा। ठीक है, स्टेप 1। अब i का वैल्यू 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2। यस, कंडीशन ट्रू है, 4 का बॉडी एक्सिक्यूट करेगा। फिर i का वैल्यू 2 प्रिंट हो गया। इसी तरह से 100 तक चलेगा, और 100 के बाद 101 हो जाएगा। कंडीशन से हम क्या हो जाएंगे, बाहर। ठीक है, और 4 का क्लोजिंग किससे होगा, नेक्स्ट से। नेक्स्ट से। ठीक है, अब एक चीज आप बताइए मुझे, अब मुझे यहाँ पर क्या करना। अब मीटिंग हम लॉक कर रहे हैं, लॉक, आदत बना दी है। ध्यान दो यहाँ पर। तो अब दूसरा इस सिंटेक्स का एग्जांपल आपको बताना है, क्या होगा बोलिएगा। कंट्रोल सी मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे कंट्रोल भी मुझे चाहिए। फ्रॉम 100 to 1, तुम बताओ क्या लिखे हम। 100 to 1 नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना है। ये 4 का सिंटेक्स तुम देख रही हो यहाँ पर। आप बताइए मुझे कि यहाँ पे हम कैसे क्या लिखें। नहीं समझी? यानी उस समय से जो हम बोल रहे थे, जो बक रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहा था। क्या एग्जाम उससे क्या, अभी हम समझाए हैं, अभी हम समझाए हैं। तुम बताओ। वेरी गुड। यहाँ पे 4 i इक्वल टू क्या लिखे, 100 to 1। और वैल्यू डिक्रीज कराने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखे, स्टेप -1। ठीक है, और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा दिए। राइट लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप में किसी भी तरह का किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर 2 से वैल्यू को इंक्रीज करना है, 3 से इंक्रीज करना है, तो आप स्टेप 2, स्टेप 3 या स्टेप 4 लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब अगर कोई भी प्रोग्राम आपको बनाना हो इस पे, तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मान लो सपोज
लॉजिक आपको बोलना है। मेरा एक प्रोग्राम यहाँ पे है, मेरा एक प्रोग्राम है यहाँ पे कि कोई भी नंबर इनपुट करना है, सिंपल। टू इनपुट एनी नंबर, टू प्रिंट all factors, all factors, राइट। मैं कंप्लीट प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, लॉजिक लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत? चलिए बताइए मुझे आप, अगर 10 इनपुट करे तो 10 का सारा फैक्टर प्रिंट होना चाहिए। तो फॉर लूप में हम क्या लिखें? आई का वैल्यू 1, वेरी गुड। कहां तक लूप चलेगा? 10 तक। मान लो कि n में वैल्यू मैंने इनपुट लिया, 10/2 भी चलेगा, ठीक है। 1 2 क्या लिखे यहाँ पर? मान लो कि n में वैल्यू मैंने इनपुट लिया। अगर 20 का फैक्टर है तो क्लियर है कि 1 से लेकर 20 तक जो भी फैक्टर होगा 1 से लेकर 20 के बीच में ही होगा ना। 1 से लेकर 20 के बीच में ही होगा, ठीक है। चलो, और ये भी तुम जानते हो कि क्या 1 से लेकर 20 तक 20 का सारा फैक्टर हो जाएगा? तो आप चेक कीजिएगा ना, इफ कंडीशन लगाओगे, इफ n को किससे डिवाइड करोगे? i से। अगर यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए तो प्रिंट होना चाहिए ना, राइट लाइन। यहाँ पे आपका i हमारा फैक्टर हो जाएगा। तुमको मालूम है कि इफ का क्लोजिंग किससे होता है? एंड इफ से। और फोर का क्लोजिंग नेक्स्ट बन गया, ठीक है। चलिए, अब जहां रिक्वायरमेंट होगा आप फॉर लूप यूज कर लीजिएगा। अब हम दूसरे लूप पे, हम लोग ये सब पर प्रोग्राम पे कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस सिंटेक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्लियर करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। बोलो। 0 किसी नंबर का थोड़ी फैक्टर होता है। तुम प्रोग्रामिंग तब इसका मतलब नहीं किए हो, लैपटॉप पे कभी बैठे नहीं हो, VB.NET पे कभी तुम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हो, यानी आपने उस पे ऑपरेटर ये यूज किया ही नहीं है। और मेरा भी गलती है कि मैंने स्टार्टिंग में ऑपरेटर बताया नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स डिफरेंट है, ठीक है। मैं लूपिंग को समाप्त करके आपको ऑपरेटर्स बता दूंगा। यहाँ पर सिंगल ऑपरेटर यूज होता है। तुम बोलो क्या? सिंपल, बहुत सारा कंडीशन इंफिनिटी लूप चलाने के लिए दे सकते हैं। ये या स्टेप, खाली स्टेप -1 लगा देंगे, वैल्यू इंफिनिटी, बहुत सारा कंडीशन होगा। ये सब क्वेश्चन 5th सेमेस्टर में थोड़ी अब शोभा दे रहा है, नहीं। ये तो खाली कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा सिंटेक्स कैसे आप यूज करेंगे। आई सर n/2 वहां पे लिख सकते हैं क्या? i is equal to 1 to n/2। क्या? सर n के जगह n/2 लिख सकते हैं क्या वहां पे? हाँ जी, कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो व्हाइल लूप, तो व्हाइल का सिंटेक्स यहाँ पे ध्यान दो। आप पहले व्हाइल के साथ केवल कंडीशन लिखते हैं जो C++ में लिखते हो, ठीक है। व्हाइल लूप, व्हाइल कंडीशन दोगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दोगे, और व्हाइल का क्लोजिंग किससे होगा? बोलो। एंड व्हाइल से। व्हाइल का क्लोजिंग हम एंड व्हाइल से करेंगे, राइट। 1 से लेकर, देखो यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराया गया है। तो i का वैल्यू 1 है, while i less than equal to 100, console.writeLine i के वैल्यू को प्रिंट कराए, i equal to i plus 1।
वहां सी प्लस प्लस में स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस होता था, ठीक है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और व्हाइल का क्लोजिंग किससे कर दिए, एंड व्हाइल से। क्या ये सब पीडीएफ है ही तो क्यों फोटो खींच रहे हो, आदत बना लिया है। देखो ना यहाँ पर ये सब, क्या ये सब पर फोटो क्यों खींच रहे हो, क्या जरूरी है ऐसा, इसमें क्या पूरा कुछ बता दिया गया कि एकदम इसमें लग गया फोकस, जब ये ऑलरेडी पीडीएफ शेयर है। आपको .NET पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, हाँ मैंने बोला था डू लूप, आप जानते हो C++ जावा से कि डू व्हाइल लूप में क्या होता है, फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए हुए बॉडी एग्जीक्यूट करता है, राइट। सेकेंड टाइम से कंडीशन चेक होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए हुए बॉडी एग्जीक्यूट करता है, नेक्स्ट टाइम से कंडीशन चेक होना स्टार्ट होता है। इस तरह के लूप को क्या कहते हैं, डू व्हाइल लूप तो है ही। कौन सा कैटेगरी होता है लूप का, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में तो सबसे पहले कंडीशन चेक होता है तब बॉडी एग्जीक्यूट करता है। हाँ हाँ, और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, फर्स्ट टाइम बिना कंडीशन चेक किए, यानी सबसे पहले हम बॉडी में रिपीट करेंगे तब नेक्स्ट टाइम से कंडीशन चेक होना स्टार्ट होगा, ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे VB.NET में डू लूप का ध्यान दो जी, डू लूप का 4 फॉर्मेट है। डू लूप का क्या है, 4 फॉर्मेट है। अभी तक आप C++, जावा और पाइथन में, ठीक है, आपने यही पढ़ा है कि जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट नहीं करेगा, तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा लूप से हम क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ VB.NET में कुछ ऐसा भी लूप है, जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगा तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहेगा, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगा हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए डू लूप का यहाँ पे 4 फॉर्मेट है। 4 फॉर्मेट कौन कौन सा है वो देखिए। 4 फॉर्मेट C++ जावा में, वहां पर डू व्हाइल का केवल एग्जिट कंट्रोल फॉर्म ही होता था, लेकिन यहाँ पे एंट्री कंट्रोल लूप में भी काम करता है डू लूप, और एग्जिट कंट्रोल लूप में भी काम करता है। आइए देखते हैं। देखो, डू लूप, देयर आर 4 फॉर्मेट्स ऑफ डू लूप। फर्स्ट है डू, ठीक है, डू के बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखोगे, क्लोजिंग होगा लूप से, और लास्ट में व्हाइल कंडीशन देंगे। क्लियर है कि जब लास्ट में व्हाइल कंडीशन देंगे तो फर्स्ट टाइम कंडीशन कहां से चेक होगा, होगा नहीं होगा। तो देखिए सिंटेक्स क्या है, डू, इधर देखो जी, क्या कर कॉपी में पाइप मार रहे हो, डू सिंटेक्स डू, डू में देखिए यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, डू के अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, लूप दिया गया है और व्हाइल दिया गया है, और यहाँ पर कंडीशन, ठीक है। आप ही बताओ कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप होगा कि एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप होगा। सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, तब नेक्स्ट टाइम से कंडीशन चेक होना स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टाइम कंडीशन ट्रू होगा तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। क्या पाइथन में ऐसा लूप पढ़े हो, पढ़े हो डू व्हाइल, अब इतना हम नहीं जानते हैं, हम बोले कि पाइथन में पढ़े हो, यस और नो। अब तक तो जो चीज यूज नहीं किए हैं उस पे लंबा लिफाफा करके पूरा बोलने लगे कि हाँ सर ऐसे ऐसे होता है, और वो चीज है ही नहीं।
तो देखो यहाँ पर 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है डू व्हाइल से। तो आप देखिए आई का वैल्यू 1 है, या आई का वैल्यू अगर हम यहाँ 1000 भी दे दें तो फर्स्ट टाइम तो एनी हाउ एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसको कंडीशन से कुछ मतलब नहीं है, फर्स्ट टाइम इसको कंडीशन से कुछ मतलब नहीं है। चलो आई का वैल्यू 1, डायरेक्ट हम डू के बॉडी में आ जाएंगे, आई का वैल्यू 1 प्रिंट हुआ, इस बार आई का वैल्यू 2 होगा। अब नेक्स्ट टाइम कंडीशन चेक होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 100, यस कंडीशन ट्रू है, फिर 2 का बॉडी रिपीट करेगा, फिर आई का वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, फिर आई का वैल्यू बढ़ेगा, इसी तरह से 100 टाइम्स कंडीशन चेक होगा, और जैसे ही 100 के बाद 101 होगा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखो डू लूप अनटिल, ये व्हाइल के जगह अनटिल लूप यूज कर दिया गया, डू डैश डैश लूप अनटिल, ठीक है। तो डू डैश डैश लूप अनटिल, अब यहाँ पर वही चीज आ गया, अनटिल कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर जब तक कंडीशन हमारा फॉल्स है तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीट करते रहेगा, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगा हम लूप से क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। तो डू लूप अनटिल देखो, डू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, फर्स्ट टाइम इसको कंडीशन से मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट में आप कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, अब 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर को प्रिंट कराना है, तो तुमको अब ऐसा कंडीशन देना होगा कि 100 टाइम्स कंडीशन हमारा फॉल्स रहे, 100 टाइम्स हमारा क्या हो, कंडीशन फॉल्स रहे, तभी ना फॉल्स रहने पे ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। आइए फर्स्ट टाइम तो इसको कंडीशन से कुछ मतलब नहीं है, आई इक्वल टू 1, अब फर्स्ट टाइम डायरेक्ट हम ये लूप के बॉडी में आ गए, आई का वैल्यू 1 प्रिंट किया, अब आई का वैल्यू क्या हो गया 2, अब कंडीशन चेक होगा 2 ग्रेटर देन 100, ऐसे मतलब कंडीशन फॉल्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, राइट, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो आई का वैल्यू 2 प्रिंट किया, फिर आई का वैल्यू 3 है, फिर कंडीशन चेक हुआ 3 ग्रेटर देन 100, ठीक है, कंडीशन फॉल्स, यानी जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगा तब तक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, राइट। और जैसे ही आई का वैल्यू 101 हुआ, 100 तक तो प्रिंट करेगा, 100 तक कंडीशन तुम्हारा फॉल्स है, और 101 होगा, तुम ही बताओ 101 ग्रेटर देन 100, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, ट्रू। कंडीशन जब ट्रू हो गया तो हम लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आगे बढ़ो। अब देखो मैंने बोला था कि डू लूप का एंट्री कंट्रोल फॉर्मेट भी होता है और एग्जिट कंट्रोल फॉर्मेट भी होता है, एग्जिट में तो आपने देख लिया, अब आप एंट्री में देखो, सबसे पहले कंडीशन, इसको कहते हैं डू व्हाइल लूप। अब इसका सिंटेक्स जरा आप देखिए, सारा कुछ तो सिंटेक्स के साथ एग्जांपल के साथ लिखा हुआ है, बस इंप्लीमेंट करना है। तो डू व्हाइल, अब सबसे पहले इसमें कंडीशन है, तो सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। देखो आई इक्वल टू 1, अब पहले कंडीशन चेक होगा 1 लेस देन इक्वल टू 100, यस आई का वैल्यू 1 प्रिंट किया, अब आई का वैल्यू क्या होगा 2, ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है, फिर बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, और क्लोजिंग केवल लूप से होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग का लिब्रेस नहीं होता है। नेक्स्ट, देखिए मेरा कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज के बारे में अगर आप जानने पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में कंप्लीट जानने का कोशिश कीजिए, ठीक है, कम से कम तो आपको 80-90% उसके बारे में आपको जानना होगा,
ठीक है। टू अनटिल डैश डैश लूप, अब वही अनटिल है, एंट्री कंट्रोल फॉर्मेट के रूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होगा लेकिन अनटिल लगा हुआ है तो अब कंडीशन फॉल्स रहने पे ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। देखिए वही चीज, i इक्वल टू 1 सबसे पहले कंडीशन चेक होगा, 1 ग्रेटर देन 100 कंडीशन फॉल्स, लेकिन फॉल्स रहने पे ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। i का वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, अब i का वैल्यू 2 होगा, 2 ग्रेटर देन 100 कंडीशन फॉल्स, फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, 100 तक होगा ऐसा, और 101 ग्रेटर देन 100 कंडीशन फॉल्स, लूप से क्या हो जाएंगे, बाहर। राइट, 3 लूप देखा, तीसरा लूप का चारों फॉर्मेट भी आपने देखा। अब है फॉर ईच लूप। अब फॉर ईच लूप में आप C++ में तो फॉर ईच लूप नहीं होता है, लेकिन जावा में फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट है। आप जावा में पढ़े थे जिसको फॉर इनहांसमेंट लूप भी कहते हैं, ठीक है। फॉर को ही इनहांस कर दिया गया, फीचर को बढ़ा दिया गया, लेकिन इसमें क्या है, फॉर ईच लूप में केवल ग्रुपिंग वैल्यू को ही आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल ग्रुपिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब तुम जानते हो कि अरे क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। अब अरे के कॉन्सेप्ट में तुम फॉर ईच लूप यूज करोगे, जावा में आप यूज किए थे, जावा में याद है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स, जावा में या C++ में वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स क्या होता है, जावा में होता है कि C++ में होता है, वेरी गुड, जावा में होता है। C++ में वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट नहीं होता है। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी एक तरह से ग्रुपिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, ध्यान नहीं है। 3 डॉट आप यूज किए होंगे जावा में, वो तो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को ही ना यूज करता है, 3 डॉट यूज करते हैं ना। पाइथन में कितना डॉट यूज करते हैं, पाइथन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है या नहीं, पाइथन वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। क्या जी तुम लोग कसम खा लिए हो कि ऑनलाइन स्टूडेंट में कुछ जवाब नहीं देंगे, वेरी गुड। पाइथन भी वेरिएबल लेंथ, हाँ देखो उसको याद है, सचिन को याद है। स्टार, एक डबल स्टार भी लगता है, डबल स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, डबल स्टार भी लगता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट पढ़ा होगा C++ में, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जावा डज नॉट सपोर्ट डिफॉल्ट आर्गुमेंट बट C++ सपोर्ट इट। पाइथन सपोर्ट करता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट को, देखो उसको याद है, करता है। चलिए, हाँ तो फॉर ईच लूप हम लोग ग्रुपिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, टू प्रिंट कलेक्शन एरे वैल्यू ना। जैसे देखो यहाँ पे एरे वेरिएबल, अभी तो हम लोग यहाँ पे एरे का कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको ऑलरेडी मालूम है कि एरे क्या होता है, इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। फॉर ईच, ध्यान दो, फॉर ईच, उसके बाद यहाँ वेरिएबल है, इन एरे वेरिएबल, यहाँ पर एरे वेरिएबल का नाम दिया गया है। एरे वेरिएबल का फर्स्ट इंडेक्स वाला वैल्यू कॉपी होकर इस वेरिएबल में आएगा, जो यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम दोगे, ठीक है। जब तक वैल्यू लास्ट तक नहीं पहुंच जाए तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा, और ऑटोमेटिकली तुम फॉर ईच लूप से जब कलेक्शन का आइटम एलिमेंट, ठीक है, समाप्त हो जाएगा, उस केस में तुम फॉर ईच लूप से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। एरे वेरिएबल डिक्लेयर करने का लूप ये कॉन्सेप्ट है। 2-3 तरीका होता है, जब हम VB.NET में एरे स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बताएंगे। C स्टाइल भी होता है, जावा स्टाइल भी होता है,
ठीक है, SC स्टाइल यूज किया गया है। ध्यान दो, टीम ए एरे वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होता है, पैरेंथेसिस साइन एज इंटीजर, स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस में वैल्यू इनिशियलाइज है 4 5 6 7। क्या लिख रहे हो जी, क्या नाम है अभिमन्यु, क्या लिख रहे हो, क्या तुम तो रेगुलर लिख रहे हो, कॉपी दिखाओ ऐसे। नहीं, ये सब सिंटेक्स तुम क्यों इतना फॉर ईच वेरिएबल ये सब छापते, ये PDF है ना ग्रुप में, उससे आप लिखिएगा। प्रोग्राम, मुझे प्रोग्राम वो लिखंत विद्या नहीं चाहिए। अब दिमाग में जितना रख सकते हो रखो। अब पूछ रहे हैं पाइथन, हो सकता है कि आपके कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन जिस समय हम पूछ रहे हैं उस समय अभी तक आप आंसर कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं, सभी को देना होगा ना जब आप पाइथन पढ़ चुके हैं। तो तुम बताओ, पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर होता है कि नहीं? टर्नरी ऑपरेटर यूज किए हो? टर्नरी, वेरी गुड। देखो इधर जी, डी में ये सब लिखने की क्या जरूरत है, आपको नोट्स बनाना होगा तो ये ऑलरेडी PDF है, आप वहां यहाँ जो बोल रहे हैं समझने का कोशिश कीजिए। डी में हाँ, जहाँ कुछ अलग चीज कुछ पता है तो उसको नोट कर सकते हैं आप, ये सब यहाँ नोट नहीं करना है, इसको तो सब लिखना होगा। अगर नोट्स बनाएंगे तो सब लिखना होगा पॉइंट टू पॉइंट। पढ़ने का बहुत तरीका होता है, मुझे बस आउटकम चाहिए। अब तुम 2 घंटा पढ़ो कि 10 घंटा पढ़ो, उससे कुछ मतलब नहीं है मुझे। अब आपका पढ़ने का तरीका, कोई पढ़ता है, ठीक है, रात में, ठीक है, 10 बजे खा पी लिए या फिर आप हल्का लाइट ले लिए, ठीक है, और हम 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट किए, 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ने का, किन्हीं का वो स्टाइल है, ठीक है। अब पहले वाला हम लोग को क्या था कि अब हम लोग, अब जैसे गार्जियन कहते थे वैसे अब आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग का आदत था कि 4 बजे 3 बजे भोर में उठना, लालटेन जलाकर पढ़ना, ठीक है, सब जो टाइम टेबल जो रहता था वो चीज अब वो नहीं है। अब आपका स्कूल नहीं है तो आप सुबह 10 बजे तक सोते हैं, कुछ नहीं है तो 9 बजे तक सोते हैं। अब हम लोग को जैसे आदत है शुरू से कि 5 बजे भोर में उठना है, 6 बजे भोर में उठना है, तो अब हैबिचुएट हो गए हैं। तो आप कैसे पढ़ते हैं, अब कैसे आप, कोई जरूरी नहीं है नोट्स बनाना, आप कैसे आप सब चीज को ध्यान में रख के आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बस एक ही लाइन है ना, आउटकम। अगर आपका विप्रो TCS में नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है। अब कहाँ पर है वो देखिए। मुझे तो अब है कि आपको जॉब मिलना चाहिए, आप अच्छे जगह पहुंचे, वो आपको सोचना है। चलिए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे फॉर ईच आई इन ए, फॉर ईच लूप, आई एक वेरिएबल है, यहाँ पर इन एरे वेरिएबल का नाम ए है, ए का फर्स्ट वैल्यू 4 असाइन हो जाएगा आई में, और आई को प्रिंट करा देंगे। सम करना है तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। इस एरे एलिमेंट को जहां कुछ यूज करना है, कहीं पे भी यूज करना है, ऑपरेट करना है, आप कर सकते हो ऑटोमेटिकली। अब आई का वैल्यू 4 के बाद 5 असाइन होगा आई में, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, 9 होगा। यही चीज जावा में भी होता था, राइट। अब आ गए जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट, तो जंपिंग स्टेटमेंट याद करो, C++ में जंपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग में हम लोग क्या यूज करते थे C++ में? सी में कंटिन्यू, तुमको पाइथन में कंटिन्यू याद है लेकिन C++ में याद नहीं है, ये भी इंटरव्यू का नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो जाएगा ऐसे बोलोगे तो। पाइथन में तुमको याद है और सी में भी नहीं याद है, C++, तो ब्रेक और कंटिन्यू C++ में भी यूज होता है, जावा में भी यूज होता है। अब बता ही रहे हो तो पाइथन में कंप्लीट बताओ, बताओ जी राहुल। ब्रेक पाइथन गोटू को सपोर्ट करता है, जावा गोटू को सपोर्ट करता है, C++ ही गोटू को सपोर्ट करता है, जावा लेवल को सपोर्ट करता है, नॉट गोटू। पाइथन में क्या है जंपिंग स्टेटमेंट,
ब्रेक काम करता है, ब्रेक काम करता है पाइथन में, कंटिन्यू करता है, वेरी गुड। और इसके अलावा एक और है जंपिंग में, गो टू नहीं होता है पाइथन में जी, क्या होता है, और बता देंगे तो हो सकता है कि याद आ जाए। ऐसे सर पूछते एक हैं, पास है। वेरी गुड, देखो अगला बता दिया, पास कीवर्ड, पास। किसी फंक्शन को एम्प्टी बनाना है, किसी क्लास को एम्प्टी बनाना है, तो हम लोग पास लिख देते हैं ना। तो यहाँ पर जंपिंग स्टेटमेंट उसी तरह से है, लेकिन आप C++, जावा में या पाइथन में किसी भी लूप से फोर्सफुली टर्मिनेट होने के लिए, फोर लूप से टर्मिनेट होने के लिए आप ब्रेक कीवर्ड यूज करते थे, लेकिन यहाँ अलग अलग है। फोर लूप से बाहर निकलने के लिए हम एग्जिट फोर लगाते हैं। फोर लूप से बाहर निकलने के लिए क्या लगाते हैं, एग्जिट फोर, फोर लूप से बाहर निकलने के लिए फोर्सफुली, यानी फोर लूप में ही एग्जिट फोर यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप में नहीं यूज कर सकते हैं। व्हाइल लूप से बाहर निकलना है तो एग्जिट व्हाइल, डू लूप के चारों फॉर्मेट में से अगर बाहर निकलना है तो एग्जिट डू, और डी है एग्जिट। एग्जिट क्या करेगा, पूरे प्रोग्राम से ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एग्जिट फंक्शन लिखा हुआ है, जब तुम फंक्शन पढ़ोगे तो फंक्शन से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो एग्जिट फंक्शन, और एग्जिट सब रूटीन, ठीक है। सब रूटीन से अगर बाहर निकलना है तो हम लोग ये यूज कर लेंगे, एग्जिट सब। तो जंपिंग स्टेटमेंट आपका समाप्त हुआ, यानी पूरी तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट समाप्त हो गया। अब कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद अब हम एरे का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये एरे का कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, जो जावा में पढ़े हो वही है। जावा में भी 1 डायमेंशनल था, 2 डायमेंशनल था, 3 डायमेंशनल था, और जैक्ड एरे या रैक्ड एरे, ठीक है। यहाँ पर भी जैक्ड एरे होता है या रैक्ड एरे होता है। क्या होता है जावा में, रैक्ड एरे या जैक्ड एरे? नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जावा का रैक्ड एरे, जैक्ड एरे। C++ डज नॉट सपोर्ट, डू नॉट सपोर्ट रैक्ड एरे या जैक्ड एरे। जावा सपोर्ट करता है रैक्ड एरे और जैक्ड एरे। कोई भी आप एरे का बुक देखिएगा तो उसमें जैक्ड एरे या रैक्ड एरे मिलेगा ही। रैक्ड एरे में क्या होता है, each row consists of different size of column। फैसिलिटी है कि हर रो में डिफरेंट कॉलम के साइज को तुम रख सकते हो। अगर हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि IIT स्पोकन ट्यूटोरियल में आपने 2 सब्जेक्ट में आपने क्वालिफाई किया है, आपने 4 में कर लिया है, आपने 5 में किया है, वो 1 में किया है, आप 3 में किए हैं, आप 5 में किए हैं, तो इस तरह के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जैक्ड एरे यूज करते हैं, रैक्ड एरे यूज करते हैं। अभी तक आप C++ में अब 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सभी रो, 3 रो होगा ना, तीनों रो में कॉलम का साइज क्या है, 2-2 है ना। तो फर्स्ट लूप चलाते हो एक्सेस करने के लिए रो के लिए, और सेकेंड लूप चलाते हो कॉलम के लिए। लेकिन रैक्ड एरे में क्या होगा, रैक्ड एरे में इनर लूप तो चलेगा कॉलम के लिए। अब 3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लिए हो सपोज, तो फोर लूप में कंडीशन क्या दे दोगे, i<3, और इनर लूप में क्या दोगे, i<2। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जावा में कैसे होगा। जावा में तो हर रो में कॉलम का साइज अलग अलग तुम रख रहे हो रैक्ड एरे में। किसी में 5 है, फर्स्ट रो में कॉलम का साइज 5 है, 5 एलिमेंट है, दूसरे रो में 2 ही एलिमेंट है। तो दूसरा रो जब चलेगा, दूसरे रो के वैल्यू को जब प्रिंट कराओगे तो इनर लूप 2 बार चलना चाहिए। फर्स्ट रो में 4 एलिमेंट या 5 एलिमेंट था तो 5 बार चलना चाहिए इनर लूप। तीसरा रो में 1 ही एलिमेंट है तो 1 ही बार इनर लूप चलना चाहिए। रैक्ड एरे का यहाँ पर एलोकेशन भी अलग होता है, हर रो में कॉलम का साइज अलग अलग डिफाइन करते हैं। तुम लिखते हो ना जावा में, इंट a
दो स्क्वायर ब्रैकेट दोगे 2 डायमेंशनल के लिए। रैक्ड एरे इज 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है। रैक्ड एरे 2 डायमेंशनल एरे के रूप में यूज होता है। इंट ए 2 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में रो का साइज और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट में क्या देते हो, कॉलम का साइज। तो कॉलम का साइज यहाँ पे एम्प्टी रहता है, केवल रो का साइज देंगे, कॉलम का साइज क्या देंगे, ठीक है, बाद में उसको एलोकेट करेंगे। जब मैं जैक्ड एरे बताऊंगा यहाँ पे तो आप वहां पे देखिएगा। चलिए तो हाँ, ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसी पीडीएफ में एरे का भी कॉन्सेप्ट है ही, तो नेक्स्ट क्लास में इस चीज को देखो। यही है जैक्ड एरे, है ना जैक्ड एरे, है ना जैक्ड एरे। देखो तो फर्स्ट रो में कॉलम का साइज क्या है, 1 है। सेकेंड रो में 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 2 है। दैट इज कॉल्ड रैक्ड एरे। साहब तुम गाना बजा रहे हो क्या जी? फिर नेक्स्ट क्लास में तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे। हाँ, तो ठीक है।